हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लासेस जो हैं क्लास 12 के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हम सीजी बीएससी मतलब सीजी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स उसका प्रिपरेशन कराते हैं, उसके लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सभी ने हमारे इस पहले वीडियो लेक्चर को देखा होगा जहां हम लोगों ने फिजिक्स के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और केमिस्ट्री का 1 लेक्चर अपलोड हो चुका है। हम लोगों ने जैसा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर यूनिट 1 से स्टार्ट किया, उसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसकी बात करें तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न बलों के या आणविक बलों के आधार पर जो ठोसों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो हमने समझा। और वहाँ हम लोगों ने आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस के बारे में अच्छे से समझा था हमारे पहले लेक्चर में। क्लियर है सभी को? ठीक है, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर पहला लेक्चर देख लें। पहला लेक्चर देखने के बाद दूसरा लेक्चर देखें, ये कंटिन्यू चलेगा हमारा लेक्चर। ठीक है, तो पहले से जहाँ तक हम लोगों ने पहले लेक्चर में ख़त्म किया था उसी के आगे ही हम लोगों ने इस दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आगे पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस अच्छे और ज़बरदस्त सेशन को, जहां हम लोग सीखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उसकी प्रारंभिक जानकारी, प्राथमिक जानकारी लेंगे और उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक, तो चलो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जैसा थोड़ा कल इशू हो रहा था, टेक्निकल इशू बहुत हो जा रहा था, जिसके कारण कुछ टॉपिक जो है पहले लेक्चर में वो रह गए थे, जितना मुझे अपलोड करना था उतना नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों ने देखा था क्या, हम लोगों ने देखा कि हम आणविक ठोस जो हम लोगों ने पढ़ा था, 4 प्रकार के बंध आणविक बल के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें आणविक ठोस लास्ट था। आणविक ठोस में 3 प्रकार थे। कौन कौन से प्रकार थे? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इन तीनों को हम लोगों ने पढ़ा था, इनके गुण पढ़े थे। इनको एक बार और थोड़ा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, है ना, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखो, अध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें तो यहाँ बल कौन सा रहता है? लंदन बल लगता है, लंदन बल लगता है यहाँ, याद रखना। और अगर हम ध्रुवीय आणविक ठोस की बात करें तो इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव बल या बंध लगता है। क्लियर हुआ? अगर हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन बंध रहता है। इस प्रकार के ठोस में हम लोगों ने बंध का देखा कि कौन कौन से बंध होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित में। और अगर देखें तो तीनों में देखें, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित में गलनांक क्या होते हैं? बहुत ही कम, निम्न गलनांक होते हैं। उसके उदाहरण हम लोगों ने पहले लेक्चर में नहीं देखा था, उदाहरण मैं यहाँ बता दूं। अध्रुवीय के लिए उदाहरण स्वरूप आप क्या लिखोगे? आर्गन, हीलियम, नियान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और ध्रुवीय के लिए उदाहरण है हमारे पास कौन कौन से ठोस? SO2, HCl, CHCl3। क्लियर? और अगर हम हाइड्रोजन बंधित ठोस के उदाहरण की बात करें तो यहाँ हमें मिलेगा HF, NH3 और H2O। क्लियर है? तो ये तो कल का टॉपिक था जो रह गया था हमारे वीडियो लेक्चर में, पहले लेक्चर में, वो हमने अभी कंप्लीट किया। क्लियर हुआ अच्छे से? इसे और डिटेल में मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप हमारे पहले लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, इतना हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर में जितनी भी सारी बातें सीखी है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी तो बनते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कितना समझा है उसको परखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक जबकि गलित या जलीय अवस्था में सुचालक होती हैं, क्यों? ये क्वेश्चन है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा आयनिक ठोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, जब वो ठोस अवस्था में रहता है तो कुचालक होता है, लेकिन जब उसे आप घोल देते हो, ठीक है, या गला देते हो तो क्या हो जाते हैं? वे सुचालक हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसका कारण पूछा है, तो इसका कारण क्या होता है? देखो बच्चों, आयनिक ठोस जो होता है वो ठोस अवस्था में जब रहता है तो उसके जो अणुओं के मध्य क्या होता है? प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है।
ठीक है, यहाँ एक चित्र बना रहा हूँ, देखो देखो ऐसा ठोस होता है। तो ये जो अणु है, अवयवी कण जो है, उनके बीच क्या होता है, जब वो ठोस अवस्था में रहते हैं तो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल रहता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या है, विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। विपरीत आवेश वाले आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण जो है आयन स्वतंत्र नहीं होते, वो जुड़े रहते हैं। अब आयन स्वतंत्र ही नहीं है भैया, तो कहाँ जाएंगे, मूव ही नहीं करते। और जब मूव नहीं करते हैं, घूमते नहीं हैं, स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर जाते, तब तो आवेश का जो है संचालन होता है ना। समझ आया। तो क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए आयन जो है स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप उसे घोल देते हो या गलित अवस्था में लाते हो, ठीक है, तब क्या होता है, आकर्षण बल जो रहता है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल, वह टूट जाता है। वह बल क्या हो जाता है, टूट जाता है। और फिर आयन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। आयन जो है दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं, जहां भी जाना चाहें वो जा सकते हैं। और आयन जब स्वतंत्र हो गए तो वही तो उत्तरदायी होते हैं विद्युत धारा के लिए। समझ आया। इस प्रकार हम कहेंगे कि ठोस अवस्था में जब आयनिक ठोस जो है ठोस अवस्था में रहते हैं तो कुचालक तो होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे घोल देते हो, गला देते हो, या जलीय अवस्था में आयन जो है क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण वो विद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं। सिंपल था। ठीक है, चलो ये बात याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। अगला क्वेश्चन है, हमने लिया यहाँ, आयनिक यौगिक जो है भंगुर प्रकृति के होते हैं। हम लोगों ने जब आयनिक ठोस पढ़ा तो उसमें एक गुण भी पढ़ा था कि आयनिक यौगिक जो कठोर तो होते हैं सर, बिल्कुल, लेकिन वो भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। ठीक है, भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं आखिर, वो हम समझते हैं। तो क्योंकि आयनिक जो यौगिक होते हैं या आयनिक ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, जिनमें प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। लेकिन ध्रुवीय विलायकों में वो क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जरूर उनमें क्या होता है, धनायन ऋणायन जो अवयव रहते हैं और उनके मध्य प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन आप उसे जब ध्रुवीय विलायक में मिलाओगे तो क्या हो जाएंगे, विलेयशील हो जाते हैं। अतः आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये बात भी क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस जो है कठोर होते हैं क्यों। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि ठोस कठोर होते हैं क्यों, बताओ भैया, ठोस क्यों कठोर होते हैं। कई लोगों का जवाब आ जाएगा, सर ठोस तो ठोस होते हैं इसलिए कठोर होते हैं, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं ठोस कठोर क्यों होते हैं। क्योंकि ठोस जो होते हैं उनमें जो अवयवी कण रहता है, बार बार ये चित्र मैं बना रहा हूँ, देखो ये ठोस मान के चलता हूँ और इसके बीच में क्या है, ये अवयवी कण है। तो ये जो अवयवी कण आपको दिखाई दे रहे हैं उनके मध्य हमेशा क्या होता है, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है, वो भी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो अवयवी कण है वो बहुत ही कम रिक्ति रखते हैं, एकदम मतलब ठसाठस भरे होते हैं, एकदम गोंज गोंज के ऐसे भर दिया भैया इसको, एकदम गोंज गोंज के। ठीक है, तो आप ऑब्वियस है जब आप इसे दबाओगे या आप इसे चेक करोगे ठोस है कि नहीं, तो दबने वाला तो है नहीं, क्योंकि उसके अवयवी कण जो है हर एक जगह में भरे हुए हैं, खाली जगह रहने ही नहीं देता अपने अंदर। ठीक है, इसलिए क्या बोल सकते हो आप, ठोस कठोर होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो ठोस का आयतन व आकार निश्चित होता है क्यों, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। आप जानते हो भाई ठोस का एक प्रमुख गुण है कि इसके आकार और आयतन जो है क्या है, निश्चित होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों होते हैं बच्चा बताओ, तो आपका क्या जवाब होगा, आपका जवाब वही होना चाहिए जो अभी मैंने चित्र बना के आपको समझाया। क्या कि ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो एकदम ठसाठस भरे होते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी जगह नहीं रखता अपने बीच में, क्या है, कोई शेष स्थान छोड़ता ही नहीं है, बहुत कम रिक्त स्थान छोड़ता है, रिक्त स्थान नहीं के बराबर। ठीक है, रिक्त स्थान रहता ही नहीं है, जिसके कारण उनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और रिक्त स्थान रहता ही नहीं है, और कण जो है बराबर, किसी भी ठोस को आप देखोगे, ठीक है, तो उसके कण जो है ऐसे व्यवस्थित रहेंगे, नियमित रूप से व्यवस्थित रहेंगे, जिसके कारण उसकी जो आकृति है वो फिक्स रहती है, निश्चित ज्यामिति या संरचना का वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यही एक मुख्य कारण है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इनका आयतन और जो आकार है दोनों निश्चित होता है, सिर्फ अवयवी कणों के कारण। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छे समझ आया सभी को ये क्वेश्चन। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है
कि ये क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा क्या। ठीक है, एक बात बता दूं बच्चा लोग, देखो आप ना सीखने के लिए पढ़ा करो। आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ऑलरेडी आप बन जाएगा। आप सीखने के लिए पढ़ो, आप बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे ऐसा सही नहीं है ना। अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, जो भी आपको पढ़ना है, मैथ्स पढ़ो, आप सीखने के लिए पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। सीखने के लिए पढ़ोगे ना तो क्या होगा, आप सीखोगी चीज़ों को, है ना। लेकिन अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो मैं कहता हूँ बिल्कुल अभी मत पढ़ो, आराम से रिलैक्स बैठ जाओ, चुपचाप बैठे रहो घर पे, पढ़ना वढ़ना लिखना छोड़ दो। ठीक है, आप सीखने के लिए पढ़ोगे ना तो मार्क्स ऑलरेडी आपके गेन हो जाएंगे, आपके मार्क्स जो है बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये तो हमारा कुछ क्वेश्चन रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लगा कि हाँ, इतना टॉपिक करने के बाद हमको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से बनने चाहिए, और उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। रट्टा नहीं मानना है पहली बात तो। अगर आप मेरे क्लास देखते हो, मेरे क्लास में ज्वाइन हो, है ना, तो बिल्कुल आपको रट्टा मानना छोड़ देना है, वो आदत बदल डालो बच्चा। ठीक है, रट्टा नहीं मानना है आपको। आप सीखने की कोशिश करो, आप उन चीज़ों को अपने तरीके से देखने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं इसीलिए लेकर आता हूँ। नोट्स जो रहता है हमारा बहुत सिंपल लैंग्वेज में रहता है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड भी होता है। आप चाहो तो अपने शब्दों में उसी को बना के लिख सकते हो। ठीक है ना। बट एक बात बता दूँ, फालतू के फेकोलॉजी नहीं करने हैं आपको एग्जाम में। अरे सर तो बोले थे अपने शब्दों में लिख लो, कुछ भी लिख के आगे भैया, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, तो जैसा हमको पता है कि ठोस का हम लोगों ने वर्गीकरण किया, ठोस के प्रकार के बारे में पढ़ना चालू किया था, तो वो एक प्रकार हम लोगों ने देखा था। कौन सा था वो? आणविक बंध के आधार पर। आणविक बंध के आधार पर हम लोगों ने ठोसों के प्रकार को कुछ पढ़ा, जहां हम लोगों ने आयनिक पढ़ा, सहसंयोजक पढ़ा, ठीक है, धात्विक पढ़ा, ये सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग दूसरे बेस की बात करते हैं, दूसरे आधार की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ ज्यामितीय संरचना के आधार पर हम अध्ययन करेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्यामितीय संरचना के आधार पर अगर देखा जाए तो ठोस जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ज्यामितीय संरचना के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन ठोस। आपको स्पेलिंग मिल जाएगा यहाँ, है ना, यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ कोष्टक में मिलेगा भी नीचे, आप जब नोट देखोगे तो। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हो या अमॉर्फस सॉलिड भी कह सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं वन बाय वन दोनों को। एक इंपॉर्टेंट बात और आप सभी को बता दूं कि जो हम लोगों ने आणविक बलों के आधार पर पढ़ा था वो एक्चुअल में क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस के हम लोगों ने जो आणविक बल के आधार पर पढ़े ना, वो चार प्रकार, वो किसके हैं? तो इसी के प्रकार हैं। किसके? क्रिस्टलीय ठोस के ही प्रकार हैं। ठीक, लेकिन आणविक बलों के आधार पर हम लोगों ने समझा ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम लोगों ने अच्छे समझा था वो किसका प्रकार है। आप समझ आया क्या? वो एक्चुअल में क्रिस्टलीय ठोस के ही प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस के चार प्रकार हैं, और जो आणविक बलों के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा पहले लेक्चर में, है ना, सबको देखा अच्छे से, वो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के ही प्रकार है। अब वन बाय वन करके हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। क्रिस्टलीय ठोस परिभाषा से लेकर उसके उदाहरण और प्रमुख गुण तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस, जिसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, वो कैसे ठोस होते हैं? तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, एकदम प्रॉपर, बराबर जमे हुए, लाइन से, निश्चित रूप से, एकदम अच्छे से जमा के रखा हुआ, अच्छे से, जैसे आप लोग रखते हो ना अपना अपना पढ़ने का टेबल हो गया, अपना घर हो गया, अच्छे से एकदम जमा के रखते हो, जो सामान जहाँ वहीं का वहीं, है ना, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे रखते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, तो वो क्या है, इस तरह से क्या होंगे, नियमित रूप से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ढंग से जमे रहते हैं। कौन? अवयवी कण। अभी अवयवी कण बार बार सर अवयवी कण बोले, किसको बोले, ये तो समझ आ रहा होगा ना सभी को कि भाई ठोस बना है तो ठोस तो ऐसे नहीं बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। देखो जैसे यहाँ दिख रहा है चित्र में, मैंने बताने का कोशिश किया है ना। तो ये जो अवयवी कण, मैं इन्हीं को कह रहा हूँ। और ये अवयवी कण जो होते हैं क्या है, नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, नियमित रूप से जमे रहते हैं। इस प्रकार के ठोस को ही हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो डायमंड, हीरा, बर्फ, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3,
कॉपर हो गया, चांदी हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। क्लियर है? उदाहरण कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। उदाहरण याद रहेंगे बच्चा लोग, कम 2-2 3-3 ऐसे उदाहरण आप तो याद रखोगे। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, कैसे बोल दिया हीरा इनमें से किसका उदाहरण है, या ऐसा भी पूछता है क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण निम्न में से कौन है। ऑप्शन दे दिया आपको ABCD 4, है ना, और हीरा भी उसमें है, तो आप हीरा को टिक लगा के आओगे। तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आया? चलो, तो क्या करना है, इसका परिभाषा याद हुआ सभी को? चलो एक बार रिपीट करते हैं बच्चा लोग। क्या क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं अवयवी कण, ऐसे ठोस को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? चलो, इसके प्रमुख गुण की बात करते हैं। देखो, इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। जो बेसिक गुण हैं, प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज इसके होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो प्रमुख गुण की बात करें। देखो, पहला क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझना आप लोग सभी। ठीक है, समझने वाली बात है, क्योंकि रट्टा नहीं मानना है, फिर से कह रहा हूं मैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। एक्चुअल में देखो, जब ठोस बोला जाता है तो ठोस बोला जाने का मतलब ये है कि वो क्रिस्टलीय ठोस को ही कहा जा रहा है। क्रिस्टलीय ठोस की वास्तव में रियल ठोस कौन होते हैं, रियल सॉलिड कौन होते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस को ही वास्तविक ठोस या रियल सॉलिड कहा जाता है। क्लियर? ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। क्योंकि इसके अवयवी कण बराबर जमे होते हैं लाइन से, तो भैया इसका जो आकार बनेगा वो भी क्या होगा, निश्चित रहेगा ना। इसका आकार जैसा रहना है वैसा ही रहेगा। अब बोलेंगे बच्चे जो है सर बार बार आयत बना देते, चलो ऐसा गोल भी बना देंगे। ठीक है, इसके अवयवी कण क्या होते हैं, अच्छे से जमे होते हैं, नियमित व्यवस्था से जमे होते हैं, जिसके कारण इनका आकार या ज्यामिति जो है वो क्या होता है, ज्यामिति की बात करो मतलब आकार की बात कर रहा हूँ, ज्यामिति निश्चित होता है, फिक्स होता है। दोनों प्रॉपर्टी समझ आया, दोनों गुण समझ आया। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, रियल ठोस होते हैं, यही वास्तविक ठोस होते हैं, और इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। क्लियर हुआ? चलो आते हैं अगले। इनमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, ये भी हमें पता है भाई। हाँ, जो इनमें इनके अंदर जो कण रहते हैं एकदम निश्चित या नियमित व्यवस्था से जमे होते हैं, बराबर एकदम अच्छे से जमा होता है। ठीक है, जो कण को जहाँ रखाना है लाइन से ऐसे रखाए रहेंगे, नियमित रूप से जमे रहते हैं एकदम अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो इतना समझ आया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। सभी जानते हो गलनांक और क्वथनांक को, है ना। अब देखो, अगर मुझे एक ठोस को गलाना है तो उसके अवयवी कण के मध्य जो बल लग रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी तो दोनों कण अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे तभी तो गलेंगे ना। ठीक, अब होता क्या है, इनके अवयवी कणों के मध्य क्या लगता है, प्रबल स्थिर वैद्युताकर्षण बल लगता है। बहुत ज्यादा बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगर आपको इनको तोड़ना है तो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा मात्रा में हीट देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ आया। चलो अगला देखते हैं। इनका शीतलन वक्र जो है असंतत होता है। ध्यान रखना, मैं बात करूं शीतलन वक्र का। शीतलन वक्र होता क्या है, जैसे आपने किसी ठोस को, क्रिस्टल ठोस को आपने गर्म कर दिया, अब उसको ठंडा होना है तो आपने छोड़ दिया, तो संतत तरीके से ठंडा नहीं होगा। शीतलन वक्र जब हमने बनाया तो देखा क्या, देखो ये शीतलन वक्र आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल बना है, दिखा क्या सभी को। ठीक, शीतलन वक्र ऐसा है, एक बार यहाँ मैं बना देता हूँ ऐसे रफ में। ठीक है, ये ऐसा शीतलन वक्र जो अगर हम लोग देखते हैं तो शीतलन वक्र ठंडे होने की दर को अगर देखें, या शीतलन वक्र की हम लोग वक्र बनाएं तो कैसा बनेगा, इस तरह से असंतत रहता है। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ, कम होते गया, फिर क्या हुआ, थोड़ा बराबर चला या बहुत कम मात्रा में कम होना चालू हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, एकदम सडनली अचानक से हो गया। तो ये शीतलन वक्र इस तरह से होता है, असंतत कहेंगे इसको। ठीक है, बराबर एक तरीके से नहीं होता, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है उसमें, है ना, कभी कम कभी ज्यादा कभी बराबर, ऐसे कुछ भी। देखो चित्र दिख रहा है सभी को। ठीक है, अब देखो अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है क्या, ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं, विषम दैशिक। ध्यान रखना, मैंने विषम दैशिक में यहाँ अंडरलाइन किया है। ये विषम दैशिक एक नया शब्द है आपके लिए। क्या है ये, एक न्यू टर्मिनोलॉजी है, नया शब्द है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। ठीक है,
क्या होता है, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस नहीं बैठे हैं ना बच्चा लोग, होता क्या है, मुझे जो लगता है कि बच्चों को ये डाउट हो सकता है तो मैं उसके लिए आंसर भी रखे रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ग्रुप में जुड़े हो ग्रुप में कमेंट कर दिया करो, कुछ समझ नहीं आता तो, ठीक है। चलो, तो ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये विषमदैशिक होता क्या है हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखो, इसकी प्रकृति विषमदैशिक होती है किसकी, क्रिस्टलीय ठोस की। अगला जो गुण है वो है क्या, इनमें दीर्घ परास कोटि पाई जाती है। परास कोटि या रेंज जो है इसका क्या होता है, दीर्घ होता है, बड़ा होता है, ठीक है, दीर्घ परास कोटि पाई जाती है। अगला देखें तो क्रिस्टलीय ठोस को जब आप तेज धार वाले औजार से काट देते हो, है ना, खच से काट दिया आपने, देखो मान लो ये एक ठोस है, इसको आपने खच से काट दिया, खच से काट दिया तो क्या हो गया, दो टुकड़ों में बट गए, ठीक। अब दो टुकड़ों में बट गए तो आप देखोगे ये वाला देखो, जो परत मैं यहाँ चिन्ह लगा रहा हूँ, ये परत को आप जब ध्यान से देखोगे ना तो हमेशा चिकना और सपाट रहेगा, ठीक है, चिकना और सपाट। जैसे लोहे को काटते हो ना, आप आरी ब्लेड से भी काट देते हो, लोहे को देखना काट के आरी ब्लेड से भी अगर आपने लोहे को काटा है तो क्या रहेगा, चिकना रहता है, उसका जो परत जो कटा रहता है, ठीक है, जो विभक्त हुआ भाग है उसका सतह जो है हमेशा क्या रहेगा, सपाट रहेगा, बराबर रहेगा और चिकना रहेगा। तो ये कुछ प्रमुख गुण थे जो क्रिस्टलीय ठोस के गुण हैं। आई होप सभी को अच्छे समझ आया होगा। इस 8 गुण में से ये नोट डाउन कर भी सकते हो आप, है ना, वीडियो रोक करके। तरीका वही है हमारा कि आपको अगर नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में तो वीडियो रोक लिया करो, नोट डाउन कर लो, देन आफ्टर आप क्या करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक। समझ आया सभी 8 के 8 गुण। विषमदैशिक को मैं आगे बताने वाला हूँ, क्लियर हुआ। चलो, अब आते हैं हम लोग किस में, अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस के कहानी की बात करें भैया तो क्या होगा, जब क्रिस्टलीय ठोस हम लोगों ने पढ़ा तो उसके अवयवी कण क्या थे, नियमित रूप से व्यवस्थित थे, नियमित क्रम में व्यवस्थित थे। लेकिन जब हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े इधर उधर फेंकाए रहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। ये बात समझ आया क्या। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या क्या होता है इसका, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन, कांच, गीली मिट्टी, ये सब क्या है, इसके उदाहरण हैं। सभी को उदाहरण क्लियर हुआ क्या, उदाहरण कौन कौन से हैं, रबर, प्लास्टिक, पीवीसी जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहेंगे, ठीक है, और टेफ्लॉन, कांच, गीली मिट्टी, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। इसे अमॉर्फस सॉलिड भी कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख गुण की बात करते हैं, देखो इनकी ज्यामितीय या आकार जो है क्या होता है, बिल्कुल अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता, कैसा होता है, अनिश्चित। जैसा क्रिस्टलीय होता है उसके जस्ट विपरीत अनिश्चित होता है, ठीक है। इनके जो अवयवी कण होती है वो क्या होती है, अनिश्चित व्यवस्था में बना रहता है, या अवयवी कण जो है अनियमित या अनिश्चित व्यवस्था होती है। उनके अवयवी कणों के बीच कैसी व्यवस्था होती है, अनिश्चित या अनियमित व्यवस्था होती है, ठीक है। जैसा आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि इनके अवयवी कणों के बीच अनियमित व्यवस्था होती है। गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं क्रिस्टलीय ठोस के मुकाबले क्या होते हैं, कम होते हैं। मतलब इनके क्योंकि कण जो है व्यवस्थित नहीं रहते तो जो विद्युत आकर्षण बल लगता है अवयवी कणों के मध्य वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण आप इसे क्या करते हो, कम ऊर्जा देकर भी आप इसे गला सकते हो। इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक जो है क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। इनके शीतलन वक्र की बात करें तो इसका शीतलन वक्र जो है क्या होता है, संतत होता है। देखो यहाँ चित्र में आपको दिख रहा होगा, ऐसा मैंने शीतलन वक्र बनाया, संतत एकदम कंटिन्यूअस। इनका शीतलन वक्र कैसा होता है, संतत होता है। इनका शीतलन वक्र संतत होता है, ये समझ आया, ठीक है। अब हम बात करें आगे तो ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। जैसा हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोस के लिए पढ़ा था कि वो विषमदैशिक होते हैं, उसके जस्ट विपरीत अक्रिस्टलीय ठोस जो है समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। ये दो टर्म और मिल गए, एक समदैशिक और एक विषमदैशिक, दोनों को हम समझेंगे आगे, ठीक है। इनमें जो है लघु परास कोटि पाई जाती है। याद रखना
जब आप क्रिस्टली पढ़ते हो तो उसमें दीर्घ परासकोटि पाई जाती है, लेकिन जब हम अक्रिस्टली पढ़ते हैं तो उसमें कैसी लघु परासकोटि पाई जाती है। ठीक है, चलो अगला देखें तो यह ताप के एक निश्चित परास पर नरम हो जाते हैं, इसी कारण इसे गलाकर क्या कर सकते हैं हम लोग, सांचे में ढाल सकते हैं। समझ आया? ये 7वां पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? सुन लो एक बार। यह ताप के एक निश्चित परास पर नरम हो जाते हैं, इसी कारण इसे गलाकर सांचे में डाला जा सकता है। जैसे आप प्लास्टिक की बात करो, टेफ्लॉन की बात करो, सोने और चांदी की बात करो, हैं? सोना और चांदी होता है क्या? अरे यार भावनाओं में मत बह जाया करो। चलो ठीक है, चलो तो अगर आप प्लास्टिक की बात करो, प्लास्टिक को क्या करते हो आप, प्लास्टिक को आपने गला दिया, गलाने के बाद क्या हुआ, प्लास्टिक को गला के आपने चेयर बना दिया, प्लास्टिक को गला के आपने खिलौने बना दिए। ठीक है, तो ये पीवीसी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनको आप गला के क्या एक निश्चित ताप पर उसको नरम करके आप जैसा चाहो वैसे आकृति में बना सकते हो। ठीक है, समझ आया? इसको नरम हो जाते हैं, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। क्रिस्टली ठोस के गलना का आप उसको गला सकते हो, इसको नरम करके आप अपने मन मुताबिक क्या है सांचे में डाल दो और एक नया आकृति प्राप्त कर लो भाई। समझ आया? ठीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अतिशीतित द्रव होते हैं। एक और नया चीज भाई, अतिशीतित द्रव। ये क्या होता है, ये क्या बोला है, अतिशीतित द्रव, वो भी देखेंगे। सुपर कोल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव। ठीक है, तो ये कुछ 8 उदाहरण थे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, हम लोगों ने ये क्रिस्टली ठोस को क्या कहा, वास्तविक ठोस कहा। तो अक्रिस्टली ठोस को आप क्या कह सकते हो, आभासी ठोस भी कह सकते हो। अक्रिस्टली ठोस कैसे ठोस होते हैं, आभासीय ठोस होते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? क्लियर हुआ यहाँ तक बात? चलो, तो ये कुछ इसके गुण हैं, आप देखो नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे प्रमुख गुण, ये 4 गुण इधर थे और बाकी के गुण इधर हैं, नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक, अब देखो आते हैं जो पॉइंट मैंने कहा था कि हमने भाई लास्ट में इसको देखेंगे, समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या है और अतिशीतित द्रव क्या है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो समदैशिकता हम लोगों ने कहा यूज किया था अक्रिस्टल के लिए, है ना। तो ये क्या होता है देखते हैं। जब अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना में उपस्थित अवयवी कण प्रकाश के समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं तो उसे समदैशिकता कहते हैं। समझ आ रहा है क्या? देखो अक्रिस्टलीय ठोस के जो भी अंदर जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, अगर वो कण प्रकाश के जैसे गुणधर्म दर्शाते हैं तो उसे समदैशिकता कहते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, तो उसके अंदर जो कण रहते हैं, उसके अंदर जो उपस्थित अवयवी कण है वो प्रकाश के जैसे गुण दर्शाते हैं। जो प्रकाश का गुणधर्म होता है वही गुणधर्म कौन, उसके अवयवी कण भी दर्शाते हैं। तो ऐसे जो भी चीजें होंगी, है ना, चाहे जो प्रकाश के समान गुणधर्म दर्शाते हैं उनको आप क्या कह सकते हो, समदैशिकता कह सकते हो। ठीक है, समझ आया? अब इनमें भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे चालकता, विशिष्ट चालकता, अपवर्तनांक, ये सब क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ध्यान रखना, भौतिक गुण की बात करें, कुछ भौतिक गुण कौन कौन से, चालकता, विशिष्ट चालकता और अपवर्तनांक क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ये सभी पढ़ा होगा आपने भाई, अभी नहीं पढ़े हो तो अभी क्लास 12 में चालकता, विशिष्ट चालकता ये सब पढ़ोगे। वैसे ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, ओम के नियम में। ठीक है, अपवर्तनांक भी आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, कांच के स्नेल का नियम आपने पढ़ा ना, हाँ, वहाँ अपवर्तनांक शब्द तो सुना ही होगा। तो ये सब आपके लिए कोई नया नहीं है ना, इन सब चीज़ों को जानते हो। ये भौतिक गुण है, कौन कौन से, चालकता हो गया, विशिष्ट चालकता, अपवर्तनांक, ये सब क्या होते हैं। अगर हम समदैशिक पदार्थ की बात कर रहे हैं तो उनमें क्या होते हैं, इस तरह के ये जो गुण है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, अब जस्ट इसके विपरीत हम बात करते हैं अब किसकी, विषमदैशिक की। तो विषमदैशिकता क्या होता है, तो जब क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि विषमदैशिकता किसमें पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में ना, तो जब क्रिस्टलीय ठोस के संरचना में उपस्थित जो भी अवयवी कण हैं, ठीक है, वो अवयवी कण का जो गुणधर्म है वो प्रकाश के गुणधर्म से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। प्रकाश का जो गुणधर्म रहता है ना, उससे मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है। तब हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को विषमदैशिकता या विषमदैशिक पदार्थ कहेंगे, या विषमदैशिकता दर्शाने वाले पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, देखो इनमें जो भौतिक गुण होते हैं कौन कौन से, कुछ उदाहरण स्वरूप हमने लिया, चालकता हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया, अपवर्तनांक हो गया, ये जो है एक समान नहीं होते।
ठीक है। समदेशिकता में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जबकि विषमदेशिकता में क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे देखें तो एक प्रश्न बनता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले रहता था, ये अब क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद आपके इस इकाई से 4 नंबर का प्रश्न बनता है, तो 4 नंबर में इसको तो नहीं पूछने वाला, ठीक है। 4 नंबर का एकमात्र सवाल बनता है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, कांच अतिशीतित द्रव होता है क्यों? कांच अतिशीतित द्रव होता है क्यों, ये प्रश्न है। अब देखो ध्यान से सुनना भी मेरी बातों को, उसके बाद हम इसके आंसर पे जाएंगे, आप आंसर आप खुद बता पाओगे। कभी बहुत समय पहले कोई बिल्डिंग बना रहता है, उसमें खंडर जैसे बिल्डिंग में एकदम राजा महाराजा वाले लोग रहते थे उस समय, जब अगर कोई खिड़की में एक कांच लगा है, दरवाजे में कोई कांच लगा है, उस कांच के निचले सिरे को आप छुओगे। देखो मैं चित्र बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सुंदर सा चित्र मैंने यहाँ बनाया, ये खिड़की है, ठीक है। खिड़की में मान लो कांच लगा, ये कांच है भाई उसके अंदर, ठीक है। तो ये कांच का जो नीचे वाला सिरा देखना, बहुत समय की बात करो, ठीक है, बहुत समय से अगर वो लगा है, तो ये नीचे सिरा को जब आप छू के देखोगे तो ऊपर के सिरे से क्या होगा, नीचे वाला सिरा जो है मोटा लगेगा। कैसा लगेगा? मोटा। इसकी मोटाई जो है बढ़ गई है, ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। जबकि ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला पतला लगेगा आपको, पतला हो गया है। ये क्या है भाई, किसी ने कांच को रखोड़ दिया है क्या? और रखोड़ दिया है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये कांच का एक गुणधर्म है। क्या गुणधर्म है समझते हैं। देखो एक्चुअली जब कांच को आप हीट देते हो, आपने गर्म किया कांच को, या वातावरण के माहौल से वो गर्म हो गया, तो गर्म होने के बाद वो क्या होता है, वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है बहुत तेजी से। जैसे यहाँ पे कांच के अवयवी कण है, वो गर्म हो गए, गर्म होने के बाद थोड़ा सा भाई फिर फटाक से ठंडा हो गया, यहाँ आके जम गए। फिर वैसे क्या हुआ, फिर गर्म हुआ, फिर यहाँ से आके जम गया, फिर थोड़ा गर्म हुआ। ऐसे करते करते जब वो नीचे में काफ़ी दिनों बाद वो नीचे तक पहुंचा, तो नीचे का सिरा मोटा और ऊपर का सिरा क्या हो गया, थोड़ा पतला हो गया। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उनमें ऐसा होता है। रबर में भी ऐसा ही होता है, समझ रहे हो, रबर में भी ऐसा ही होता है कि कभी आपने रबर को लटका के रख दिया या कुछ और, तो क्या होगा, थोड़ा गर्म होता है और उसके जो कण है, उसके मॉलिक्यूल हैं, वो अवयवी कण जो है क्या होते हैं, नीचे सरकते जाते हैं और तुरंत ठंडा हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बस सरक गए, एकदम बहना चालू हो गया, पिघल गए, ऐसा नहीं। वो थोड़ा सा बस क्या होंगे, सरक जाएंगे और तुरंत जम जाएंगे, ठीक है। ये होता है अतिशीतित। अब इसको हम लोग अगर परिभाषित करें तो समझो, प्रश्न क्या था हमारा, देखो, कांच अतिशीतित द्रव होता है क्यों। अब इसका आंसर कैसे दो। तो कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसे गर्म करने पर यह तेजी से ठंडा हो जाता है। गर्म करो और तुरंत ठंडा, तो जिसे गर्म करने पर तेजी से ठंडा हो जाता है, अतः शीतलन वक्र इसका कैसा रहता है, संतत रहता है। देखो शीतलन वक्र कैसा बनाया था हम लोगों ने, याद आ रहा होगा। अच्छा, अरे सर यही शीतलन वक्र है क्या? हाँ यही शीतलन वक्र, मैं बताया था ना कि ठंडे होने के लिए जो आपने वक्र बनाया, ठंड होने का जो दर है ना, वो शीतलन वक्र कह सकते। तो जैसे ही आपने गर्म किया, उसको फटाक से वो ठंडा हो गया फिर, ठीक है। तो कांच में भी अगुण पाया जाता है। तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसे गर्म करने पर तेजी से ठंडा हो जाता है। और शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होता है, संतत, कंटिन्यूअस प्राप्त होता है। अतः यही क्या है, अतिशीतित द्रव है। मतलब जिसे आप गर्म करो और तुरंत ठंडा हो जाए, तेजी से ठंडा हो जाए, उसे क्या कहेंगे, अतिशीतित द्रव। क्लियर है। इनमें बहुत बहने का गुण पाया जाता है, एकदम द्रव क्यों बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, कैसे बहता है, बताया ना मैंने अभी उदाहरण लिया। वो राजा महाराजा वाला, उसके घर में कांच लगा था, कांच लगा तो क्या हुआ, काफी दिनों बाद आप गए तो नीचे को छू रहे तो नीचे का कांच मोटा हो गया और ऊपर का कांच पतला हो गया। समझ आया क्या? चलो चलो ठीक है। चलो अब देखते हैं, वहां तक बात समझ आया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा बोर्ड के लिए। बोर्ड का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, फेवरेट, बहुत पसंदीदा, बोर्ड को बहुत पसंद आता है ये टॉपिक। इससे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, इस पे 5 स्टार लगा दो आप, 5 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक, समझ आया। इतना इंपॉर्टेंट कह रहा हूं तो थोड़ा ध्यान समझना इसको। अब जो आपने गुणधर्म पढ़ा, उसी के आधार पर आपको अंतर यहाँ पे डाल देने हैं। फेकोलॉजी नहीं करना है, अच्छे से बराबर फेकोलॉजी क्या करो, करते भी हो तो दिमाग लगा के।
आपको सारी चीज़ें तो समझ आ गई ना, गुण आपने समझ लिया, क्रिस्टली ठोस के बारे में भी आपने पढ़ा, अक्रिस्टली ठोस के बारे में पढ़ा। अभी खड़े खड़े आप लोग मुझे 6 अंतर गिना दोगे, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से लिखें कैसे सर जिससे हमको मार्क्स मिले, हमको नंबर मिले। तो ये देखो मैंने यहाँ बनाया। अब ऐसा नहीं है सर ने जैसा लिखा वैसी बस शॉर्टकट मार के आ जाओ, अभी बताऊंगा कैसे लिखना है इसको, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। एक तरफ हम गुण रखेंगे, गुण के आधार पर क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण कर देंगे भाई, उनमें अंतर बता देंगे सीधा। 4 नंबर का सवाल आएगा, 4 अंतर आपने लिख के आया अगर एग्जाम में तो बहुत ही जबरदस्त है। इस तरीके से आपने लिखा तो 4 में 4 मार्क्स जाओ दिए, मिला। समझ आया क्या? चलो तो देखो कैसे लिखना है। आपने 3 कॉलम बना लिया। हाँ, पहला कॉलम है गुण, दूसरा कॉलम है क्या क्रिस्टलीय ठोस, और तीसरा कॉलम है क्या अक्रिस्टलीय ठोस का। अब देखो अगर हम लोगों ने गुण के आधार पर पढ़ा तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ज्यामिति को पकड़ के आ गए आकार को। ज्यामिति आकार की बात करें तो ज्यामिति आकार जो है क्रिस्टली का क्या होता है, क्रिस्टली ठोस का निश्चित होता है। याद है हमको ज्यामिति अच्छा आकार क्रिस्टली में, क्योंकि अवयवी कण बराबर जमे होते हैं, तुरंत आपको याद आ जाएगा। समझ आया? तो ज्यामितीय आकार जो है निश्चित रहता है, लेकिन अक्रिस्टली ठोस के ज्यामितीय आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। लिखोगे कैसे? तो देखो क्रिस्टली ठोस में कैसे लिखना, ध्यान से सुनो। क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित होता है। अक्रिस्टली में कैसे लिखोगे बेटा? अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है। सिंपल तो है ना, ऐसे शॉर्टकट मार के नहीं आओगे बस। हाँ, टाइम नहीं रहा एकदम, बस 2 मिनट में आपको बनाना है तो कर क्या आओगे। टाइम तो प्रॉपर रहता है ना आपके पास, आप अच्छे से लिख के आओगे, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा शॉर्टकट नहीं करना है। ये तो मैं अपने नोटबुक में बनाने के लिए आप ऐसा बना सकते हो, लिखने के समय एकदम प्रॉपर तरीके से। 4 ही अंतर तो लिखने ना, 4 नंबर ऐसे ही बैठे बैठे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। चलो दूसरे अंतर की बात, तो प्रकृति की बात करते हैं। दूसरा जो गुण हमने गुण पकड़ लिया वो प्रकृति। प्रकृति कैसा, देखो भाई, हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहते हैं, रियल सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस इज नोन एज रियल सॉलिड, उसे वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है क्रिस्टलीय ठोस को, ठीक है। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कांच क्या है, अतिशीतित द्रव है। तो अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो आपने समझ गया ना अतिशीतित द्रव क्या होता है, याद है? ठीक। तो देखो एक्चुअल में ये जो है वास्तविक ठोस नहीं कहलाते अक्रिस्टलीय, ठीक है। उन्हें आभासी ठोस कह सकते हैं या अतिशीतित द्रव कह सकते हैं। तो प्रकृति क्या होगा, तो कैसे लिखोगे फिर इसका, देखो अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। सही बोला क्या मैंने? नहीं, ध्यान से सुना करो बच्चा, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या लिखोगे, अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं, ठीक। अगले गुण की बात करें तो है क्या, गलनांक। गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस में हम बात करते हैं तो निश्चित होता है, निश्चित, इसका गलनांक निश्चित रहता है, ठीक है। हाँ भाई 1100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना है मतलब पिघलना है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है निश्चित नहीं होता, इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। जैसे ही उसको थोड़ा उष्मा दे दो, ऊर्जा दे दो, वो क्या होता है, वो नरम पड़ जाता है। नरम रबर को सोचो ना भाई, रबर को आपने थोड़ा भी उष्मा दे दिया वो नरम पड़ जाता है। प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक को आपने थोड़ा सा उष्मा दिया वो नरम पड़ गया, गलता नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसलिए हमने कहा कि भाई अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। 3 अंतर उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया। चलो आगे देखें। चौथे गुण की बात करें तो गलन उष्मा जो है निश्चित फिर से और निश्चित नहीं अक्रिस्टलीय के लिए, दिख रहा है सभी को, ठीक। चलो चौथा आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, दैसिकता, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मैंने जो देखो जहां जहां सर्कल लगाया वो 4 पॉइंट अच्छे से आप एग्जाम पे लिखे। गलन उष्मा को चलो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। दैसिकता की बात करते हैं। दैसिकता सभी को पता है, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक क्या होता है, जिनमें हम ऐसा कह सकते हैं विषमदैशिक के लिए कि भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, समान नहीं होते। याद आ रहा है, भौतिक गुण क्या होते हैं, समान नहीं होते, जबकि समदैशिक में भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। समझ आया? क्लियर हुआ पूरा? ये 4-5 अंतर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से लिख लो। मजाक नहीं बेटा, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज लेने का जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ने का जरूरत है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने ये वीडियो लेक्चर बनाया है,
एक भी चीज़ आपका मजाक है कि छूट जाए, है ना, छूट जाए तो ज़रूर मुझे कहना, सर आपने ये चीज़ छोड़ दिया, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैंने बहुत ही अध्ययन करके इन चीज़ों को समझ के, है ना, कि सिलेबस कैसा दिया हुआ है, क्या क्या हमको एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके बाद आप चाहो इतना पहले पढ़ो, इसके बाद आप चाहो तो बहुत बड़े बड़े रामायण महाभारत लिखे गए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे, वो आप पढ़ सकते हो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक। चलो, तो यहाँ तक आज का लेक्चर कैसा लगा, बिल्कुल अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और सभी बच्चे क्या करो, घंटा का जो बटन रहता है, घंटा ऐसा बना रहता है घंटा, ठीक है, वो घंटे के बटन को दबा दो टक से। घंटे के बटन को दबाओगे तो हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आप तक वीडियो पहुंचेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अपने सारे फ्रेंड तक इसको पहुंचाओ और एंजॉय करो, ठीक है, पढ़ाई को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।